हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तत्वों के गुणों की आवर्त सारणी एवं आवर्तता। बच्चों, सबसे पहले तत्वों के गुण के बारे में समझ लो। तत्वों के गुण दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब वह गुण जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक गुण। और रासायनिक गुण का मतलब वह गुण जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बल्कि उनको जानने के लिए हमें रासायनिक प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो उन गुणों को क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिख रहा हूँ, तो मेरी हाइट कितनी है, मैं गोरा हूँ ना काला हूँ ना सांवला हूँ, मेरे आंखों का रंग कैसा है, मेरे सर पे बाल है कि नहीं है, तो ये सारे गुण मेरे क्या हो गए? ये सारे गुण मेरे भौतिक गुण हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे कोरोना इन्फेक्शन है कि नहीं, ये पता करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? रासायनिक गुण। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, क्या है ये पता करने के लिए भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारे गुण क्या हो गए? मेरे रासायनिक गुण हो गए। उसी तरीके से जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को एक का भी भौतिक और रासायनिक गुण होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दोनों क्या है? देखने में दोनों क्या है? गैसियस नेचर है, दोनों ही गैस हैं, तो ये दोनों गुण क्या हो गए? पदार्थों तत्वों का गैस होना, ये गुण क्या हो गया? ये भौतिक गुण हो गया, क्योंकि हमें दिख रहा है भाई ये दोनों गैस है, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन को हम अगर हाइड्रोजन में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनिया। और ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पानी। तो ये जो दोनों चीज़ें जो बनी, ये दोनों क्या है? इसके रासायनिक गुण हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वो दिखने में गैस होगा और जो पानी है वो ऑब्वियसली जल तरल होगा। तो ये क्या हो गया? इसके भौतिक और रासायनिक गुण। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक हाथ में मेरा गोल्ड है और एक हाथ में मेरा क्या है? सोडियम। दोनों ही देखने में कैसा है? सॉलिड। तो इसका मतलब ये जो गुण हो गए, ये क्या गुण हो गया? इसका भौतिक गुण, क्योंकि भाई हमको दिख रहा है कि ये दोनों सॉलिड है, तो भौतिक गुण। लेकिन अगर गोल्ड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन सोडियम को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? धड़ाम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका रासायनिक गुण हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, भौतिक और रासायनिक गुण। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों, अभी तक टोटल 115 से भी ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से होते होते करीबन 118 तक एलिमेंट की खोज हो चुकी है। ये देखो पीरियड टेबल दिख रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिकों को कई पापड़ बेलने पड़े हैं। तो चलो, यहाँ तक पहुँचने के पहले का जो इतिहास है, पहले थोड़ा सा उसको टटोलते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए, कहाँ गया भाई? हाँ, ये एक टाइम मशीन चाहिए। यहाँ पर खुद बैठेंगे और पीछे में अपने दोस्तों को बैठाएंगे और बैठा के चलेंगे आज से करीबन 220 साल पहले, मतलब 18वीं सदी में, महाराज बभूषा के काल में। बभूषा तो पहुँच गए भैया हम कहाँ? 18वीं सदी में। इस दौरान बच्चों करीबन 30 से भी ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी थी। 30+ एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। और वैज्ञानिकों को अब यह समझ में आने लगा था कि आने वाले दिनों में और भी तत्वों की खोज होगी। तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना इन तत्वों का एक वर्गीकरण किया जाए, ताकि इन तत्वों के बारे में अध्ययन करने में सरलता हो, आसानी हो। तो भाई सभी वैज्ञानिकों की होड़ सी लग गई कि पहले इसको वर्गीकृत कैसे किया जाए। सभी कोई अपना अपना दिमाग लगाने लगे भाई। लेकिन सबसे पहला जो बॉल में छक्का मारा, जिसने सबसे पहला सेंचुरी जिसने मारा, उनका नाम था डोबरेनर। हालांकि खेल के मैदान में तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे पहली सेंचुरी जिसने मारी उनका नाम था डोबरेनर। इन्होंने 1817 ईस्वी में, कब? 1817 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कहते हैं त्रियक का नियम। त्रियक का नियम। और इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उस दौरान जितने भी तत्व खोजे गए थे, मतलब 30+ तत्व तो खोजे जा चुके थे, तो उस दौरान इन्होंने क्या कहा कि समान गुण वाले तत्वों को इन्होंने क्या किया कि 3-3 के समूह में सजाया, ठीक है। समान गुण वाले तत्वों को इन्होंने 3-3 के समूह में सजाया और क्या पाया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों का अगर परमाणु भार का अगर औसत निकाला जाए तो वह दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता। मतलब मान लो कि 3 तत्व हैं, ए, बी और सी, ठीक है। इन तीनों तत्वों का परमाणु भार क्या है? 2, 3, 4। तो इन्होंने क्या पाया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों के परमाणु भार का अगर औसत निकाला जाए तो कितना आया भाई? 6/2 मतलब 3। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये दूसरे वाला जो तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर होगा, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मतलब त्रियक बनाया, इसे कहते हैं त्रियक।
तीन तत्वों का जो ये ग्रुप है, समूह है, इसे कहते हैं त्रियक। जैसे उन्होंने एक त्रियक दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये हो गया एक त्रियक। तो इन्होंने क्या दिखाया, जैसे लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इन्होंने क्या बताया कि पहला और तीसरा ये दो तत्वों का परमाणु भार का औसत लिया, मतलब 7 + 39 डिवाइड बाई 2। अगर औसत लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो बीच वाले के बराबर होगा। तो देख लो भाई, चेक कर लो इसका औसत क्या बीच वाले के बराबर आता है। तो भाई कितना हो गया 46/2, मतलब क्या 23। हाँ भाई आता है। तो इसका मतलब ये जो त्रियक है, ये जो ट्रेड है, इसको डोबरेनर लॉ ऑफ ट्रेड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो ट्रेड है, ये जो त्रियक है, इसमें डोबरेनर का सिद्धांत जो है वो तो लागू हो गया भाई, अप्लाई हो गया। चलो अब एक और ट्रेड लेते हैं, मतलब एक और त्रियक लेते हैं, एक और त्रियक लेते हैं। अब लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, बेरियम का कितना होता है 137 और स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88। तो भाई चलो करके देख लेते हैं कि औसत भार आता है कि नहीं। तो 137 + 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 177/2। कर लो भाई, 2 8 16, 1 7 2 8 16, 2 5 10, बाबा लगभग बराबर। तो यहाँ पर भी क्या है, डोबरेनर का सिद्धांत लागू हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल, एक और जो डोबरेनर ने त्रियक दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। ठीक है, चलो भाई अब इसका करो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2। तो फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा ये इसके बराबर आना चाहिए। तो भाई इन दोनों को जोड़ के कितना आया 0.5, 7 5 12 का 2, हंसी लगी 1, 3 2 5 1 6 और 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 8 16, 2 1 में 2, 2 2 4, 2 5 81.25 और है यहाँ पर कितना 80, मतलब बहुत हद तक करीब करीब आया। तो इस तरीके से डोबरेनर ने अपना सिद्धांत दिया। अब इनके सिद्धांत में कुछ गुण भी थे और कुछ अवगुण भी थे, तो फटाफट गुण और अवगुण भी पढ़ लेते हैं। तो डोबरेनर के नियम में सबसे पहला गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुण मतलब मेरिट, मतलब इनके सिद्धांत के जो मेरिट्स थे, मतलब जो गुण थे वो क्या थे। सबसे पहला जो गुण था कि इन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर सजाया। ठीक है, तो ये उनके सिद्धांत का सबसे पहला मेरिट था। दूसरा मेरिट यह था कि उन्होंने तत्वों को जिस तरीके से सजाया, उन तत्वों के बीच में, मतलब उन त्रियक में तत्वों के बीच में परमाणु भार का एक संबंध स्थापित कर पाए। मतलब वही पहला तत्व और तीसरा तत्व, दोनों तत्वों का अगर परमाणु भार का औसत लिया जाए तो दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब एक परमाणु भार के बीच में संबंध स्थापित कर पाए, और जो पहला वाला बताया था। ठीक है, तो दो इसके मूल मेरिट्स हो गए, दो इसके मूल गुण हो गए। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स, मतलब इसके अवगुण। इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, जिसकी वजह से बेचारे की सालों की मेहनत जो है पानी में चली गई। बहुत मेहनत किया बेचारा। ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताया सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सिद्धांत को खोजने में डोबरेनर को करीबन अपने ज़िंदगी के 20 से 25 साल लग गए, सिर्फ यही सिद्धांत को खोजने के लिए। बहुत लंबा टाइम होता है वही 20-25 साल। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और मैं एक और बात बता दूं कि ये जो त्रियक उन्होंने दिया ना, ये 1817 ईस्वी में सिर्फ वो कैल्शियम वाला त्रियक दिया था। ये त्रियक 1817 ईस्वी में दिया, और बाद बाकी जो वो लिथियम वाला जो त्रियक था उसे देने में उन्हें करीबन 12 साल लग गए। तब जाके यहाँ पर उन्होंने लिथियम वाला जो त्रियक ये इस टाइम में दिया था, और वो वाला भी, क्लोरीन वाला भी। सोचो कितना समय लगा उनको यहाँ से यहाँ तक आने में, करीबन 12 साल। उन्होंने करीबन 25 साल रिसर्च करने के बाद में ये नियम प्रतिपादित किया, लेकिन अंत में बेचारे का नियम जो है वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। वेरी अनफॉर्चुनेट है। चलो, तो इनके डीमेरिट्स क्या क्या थे, मतलब अवगुण क्या क्या थे। इनके नियमों में जो अवगुण थे, जो दोष था, जो दोष वो क्या क्या था। तो सबसे पहला कि उस दौरान जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे उन सभी तत्वों में इनका नियम लागू नहीं होता था। ये ट्रेड नहीं बना पाए, सभी के नियमों के सभी तत्वों के त्रियक के बना नहीं पाए। कुछ तत्वों के त्रियक तो बना पाए, लेकिन सभी तत्वों के त्रियक के बना नहीं पाए। दूसरा इनका जो अवगुण था कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी समानताएं सेम थी, जिनके गुण सेम थे, लेकिन वहाँ पर त्रियक का नियम लागू नहीं होता था। जैसे उदाहरण स्वरूप ये एक त्रियक देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन।
ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 19, 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80। तो बच्चों अगर यहाँ पर त्रियक का नियम अगर लागू किया जाए तो इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज जो आएगा वो ये होना चाहिए। तो भाई करके देखते हैं आता है कि नहीं। डिवाइड बाई 2 मतलब 99/2 मतलब 2 चौके 8 और 1 9 2 9 18 2 5 10 आया भाई? नहीं आया भाई, बहुत फ़र्क है, 10 का 10 क्या 14 का फ़र्क हो गया। तो भाई यहाँ पर तो त्रियक का नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है तत्वों के गुणों में तो समानता है भाई, तो यहाँ पर त्रियक का नियम लागू नहीं हुआ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार 14, आर्सेनिक का होता है 75 और ये फॉस्फोरस का होता है 31। तो भाई अगर यहाँ पर डोब्रेनर का सिद्धांत अगर किया जाए तो इन दोनों का एवरेज इसके बराबर होना चाहिए। तो भाई करके देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। कितना हो गया 5 4 1 9 7 8 8 डिवाइड बाई 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 5 10 आया? नहीं भैया, बहुत फ़र्क आ गया। तो इस केसेस में डोब्रेनर जो थे उनका नियम, सालों की मेहनत पानी में चली गई। ठीक है। तो बच्चों डोब्रेनर के फेल होने के बाद अब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने सन 1864 ईस्वी में अपना नियम दिया, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ये बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे भाई, और संगीत के सुरों के साथ तत्वों का एक अजीब सा तालमेल बैठाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह हर संगीत में 7 सुर होते हैं, चाहे हिंदी वाला संगीत ले लो, रशियन, चाइनीज़, जापानीज़, पोर्तुगीज़, कुछ भी कोई भी संगीत ले लो, हर एक में 7 सुर ही होते हैं। मुझे तो चाइनीज़ और जापानीज़ आती नहीं, मैं हिंदी के बारे में बोलूँगा। जैसे हिंदी में क्या होते हैं कि सुर होते हैं सा रे ग म प ध नी और चलो ठीक है उसके बाद नहीं आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हर संगीत में से 7 सुर होते हैं और 7वें के बाद जो 8वां सुर होगा वो पहले सुर के बराबर होगा। मतलब अगर मैं काउंट करूं यहाँ से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां सुर, 8वां सुर जो होगा वो क्या होगा फिर से सा। दैट मीन्स पहला और 8वां सुर जो होगा वो दोनों एक ही होगा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब पहला और 8वां जो है वो एक होता है, हर सुर में एक होता है। उसी तरीके से तत्वों को भी अगर उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए, बच्चों ये पॉइंट को नोट करना, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अगर सजाया जाए तो पहला तत्व और 8वां जो तत्व होगा उनके गुणों में भी समानता पाई जाएगी, उनके गुण भी समान होंगे। जैसे उन्होंने कैसे सजाया तत्वों को देखो, उन्होंने सजाया, पहले रखा लिथियम, बेरियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक भार मतलब परमाणु भार कितना होता है 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, इसका 27, इसका 28, इसका 31, 32, इसका 35.5, इसका होता है 39 और इसका होता है 40। तो बच्चों यहाँ पर तत्वों को उन्होंने सजाया उसके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। ये सारे क्या हैं उसके परमाणु भार हैं। देखो 7 से 9 बढ़ा, 9 से 11 बढ़ा, 11 से 12 बढ़ा, 12 से 14 बढ़ा और बढ़ता गया। तो अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो पहला तत्व और 8वां तत्व, मतलब अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो 8वां तत्व कौन सा हो गया ये वाला। तो इन दोनों के जो गुण हैं वो समान होंगे, उन्होंने ये कहा। तो प्रयोगशाला में भाई टेस्ट करके आदमी देखने के लिए गए कि क्या सही में गुण समान है, तो निकला हाँ भाई गुण समान है। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर काउंटिंग करो, काउंटिंग कहीं से भी करो, 8वां जो तत्व होगा वो उसके गुणों के साथ, मतलब पहले वाले के गुणों के साथ समान होगा। मतलब अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, दैट मीन्स ये जो दोनों तत्व हैं इन दोनों तत्वों के गुण जो है समान होंगे। प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा गया कि हाँ भाई समान है। सिमिलरली अगर हम काउंट यहाँ से करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो भाई ये दोनों जो तत्व हैं इन दोनों के गुण भी समान निकले। तो इस तरीके से इनका जो नियम है उस टाइम बहुत ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट साबित हुआ उस टाइम पे ये नियम। यहाँ भाई चलो भाई पहली बार किसी ने मोटा मोटी एक एलिमेंट्स को, तत्वों को
एक वर्गीकरण करने की संपूर्ण चेष्टा की और वो चेष्टा कुछ हद तक सफल भी हुई। ठीक है, अब आते हैं इस नियम के कुछ गुण और अवगुण के बारे में। तो भाई न्यूलैंड के नियम के कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं। गुण को कहा जाता है मेरिट और अवगुण को कहा जाता है डीमेरिट। गुण नॉट मुड़ तो पहला जो गुण था कि इनका जो नियम है ये हल्के तत्वों के ऊपर बिल्कुल सटीक काम करता था। ये जितने भी हल्के तत्व हैं यहाँ पर इनका नियम जो है बिल्कुल परफेक्ट काम करता था। दूसरा जो इनका गुण था, इनके नियम का दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण गुण था कि पहली बार किसी वैज्ञानिक ने पहली बार तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए परमाणु भार का उपयोग किया। इसके पहले डोब्रेनर ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया था, लेकिन वो उनके गुणों के आधार पर किया था, परमाणु भार के आधार पर नहीं किया था। पहली बार किसी ने तत्वों को वर्गीकृत किया उनके गुणों के आधार पे नहीं, बल्कि उनके परमाणु भार के आधार पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो हुए, दोनों जो उनके गुण हुए, एकदम मेगा सुपरस्टार, एकदम हिट साबित हो गए दोनों गुण। अब इनके कुछ अवगुण भी थे, जिसकी वजह से बाद में चल के इनका ये जो लॉ था, ये जो नियम था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनके अवगुण क्या क्या थे? देखो बच्चों, इनके अवगुण मतलब डीमेरिट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीमेरिट। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला अवगुण तो यही था कि इनका ये जो नियम था ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम तक ही इनका नियम जो है वो लागू होता था। कैल्शियम के बाद में अगर आते हैं तो वहाँ पर इनका नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में इनका नियम तो इन्होंने कब दिया था? 1864 ईस्वी में। उसके कुछ सालों बाद निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई। तो जब निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई तो वहाँ पर निष्क्रिय गैस कहाँ रखे गए? यहाँ पर रखे गए, नियॉन, आर्गन। तो तब क्या देखा गया कि अब जो है पहला 8वें के साथ में समानता नहीं रखता था। अब ये जो 8वां बन गया क्या? 9वां। 8वां क्या बन गया? 9वां। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय गैस आ गए थे। तो अगर तुम लिथियम से अगर सोडियम की तरफ अगर काउंट करके देखो तो क्या देखने को मिलेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और फिर 9वां। मतलब अब ये हो गया था 9वां। तो भाई ये जो अष्टक शब्द का इस्तेमाल किया था ये तो हो गया गंडोगोल। ये जो ऑक्टेव का इस्तेमाल किया था ये तो हो गया गंडोगोल। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया भाई। तो ये उनके डीमेरिट में चला गया, अवगुण में चला गया। ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ और तत्वों को भी रखा कैल्शियम के बाद। जो अगला अवगुण है, उन्होंने क्या रखा कि क्रोमियम रखा, टैलुरम रखा, मैंगनीज रखा और आयरन रखा। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन और आयरन को एक ही ग्रुप में रख दिया। तो भाई ये पॉसिबल कैसे है? ऑक्सीजन कहाँ गैस है, आयरन कहाँ सॉलिड है, तो इनको एक ही ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है? तो यहाँ पर भी उनका जो नियम था वो फेल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेट न्यूलैंड का जो लॉ था बाद में जाके इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लोथर मेयर। लोथर मेयर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप सब। तो बच्चों, लोथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। कैसे किया भाई? इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणविक आयतन और परमाणु भार के बीच में एक ग्राफ खींचकर किया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? परमाणविक आयतन वर्सेस परमाणु भार, इन दोनों के बीच क्या किया? एक ग्राफ खींचकर किया। कैसे किया भैया? बताता हूँ। पहले परमाणविक आयतन के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे हम लोग जानते हैं कि घनत्व का मतलब क्या होता है? मात्रा बटा आयतन। ठीक है, तो अगर हम एक परमाणु के घनत्व के बारे में कहेंगे तो वहाँ पर मात्रा क्या लिखेंगे? वहाँ पर लिखेंगे मात्रा मतलब क्या? परमाणु की मात्रा। उस परमाणु की मात्रा, परमाणु की मात्रा का मतलब ही होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान होता है। पिछले क्लास में बताया था परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान का मतलब ही क्या होता है? करेक्ट, परमाणु भार। परमाणु भार। ठीक है, एक हद तक ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल 10 में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये 11 में जाओगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है? आयतन। तो आयतन का मतलब क्या होता है? परमाणुविक
आयतन। ठीक है, तो अगर मैं परमाणविक आयतन के बारे में लिखूं तो परमाणविक आयतन कितना हो जाएगा, परमाणु भार डिवाइड बाई घनत्व। दैट मीन्स अगर मैं परमाणुविक आयतन के बराबर लिखूं तो क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स, ये उधर जाएगा वो नीचे आएगा, मतलब मैं यहां लिखूं क्या, परमाणु भार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, घनत्व। भाई ये तीनों टर्म तो एक ही है, तो कोई भी टर्म लिख दो यार, परमाणु भार लिख दिया, डिवाइड बाई क्या हो गया, घनत्व। तो इस तरीके से परमाणुविक आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं, आ जाओ। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो एक्सिस। ओके, चलो दो एक्सिस बना दिया। एक में हम लोग क्या लिखेंगे, परमाणुविक आयतन, और दूसरे एक्सिस में क्या लिखेंगे, परमाणु भार। ठीक है, चलो यहां से पॉइंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब नीचे से अगर ऊपर जाते तो क्या होगा, परमाणुविक आयतन बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा। ओके, अब चलो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, तो कोई भी एक एलिमेंट सपोज, तो इसका हम लोग मान लो कि परमाणु भार कितना निकला 2, और परमाणुविक आयतन निकला क्या 3। तो इसका अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, हम लोग एक्स एक्सिस में कहाँ जाएंगे, 2, मतलब अगर 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, और फिर 3, मतलब यहाँ पर क्या जाएंगे 3। तो अगर 1 यहाँ है 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, ये समथिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा ना। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हो ना। तो सिमिलरली हर एक तत्व के लिए परमाणु भार का वैल्यू निकालेंगे और परमाणुविक आयतन का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का मान निकालकर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो कि लोथर मेयर ने किया। लोथर मेयर ने यही किया कि हर एक तत्व का परमाणु भार निकाला और परमाणुविक आयतन निकाला, और फिर उन दोनों पॉइंट्स को, उन दोनों मान को यहाँ पर क्या किया, अंकित किया। तो भाई उनको जो पॉइंट्स मिले वो कुछ इस तरीके से मिले। मतलब अगर मैं इसको आसानी से खींचूं, सभी पॉइंट्स को मिला दूं, मिलाने के बाद अगर खींचूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। ठीक है, इस तरह का ग्राफ उनको मिला। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लूप जो है, ये हर लूप के टॉप में उनको क्या तत्व मिले, उनको इस लूप के टॉप में मिला सोडियम, इस लूप के टॉप में मिला पोटेशियम, इस लूप के टॉप में मिला रुबेनियम, इस लूप के टॉप में मिला सीज़ियम। ठीक है, ये जो लूप जो जा रही है, इसके चढ़ता हुआ जो लूप है, मतलब ये वाला चढ़ाई करता हुआ जो लूप है, इसके बीच में उन्हें क्या मिला, इसके बीच में मिला उनको हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हेलोजेंस। तो यहाँ पर उनको क्या मिल गया, हेलोजन। तो यहाँ मिल गया फ्लोरीन, इस लूप के मध्य में मिल गया क्लोरीन, इस लूप के मध्य में मिल गया ब्रोमीन, इसके मध्य में मिल गया आयोडीन। ठीक है, अब ये जो डिसेंडिंग वाला है, मतलब जो लूप नीचे उतर रहा है, उसके मध्य में उनको क्या मिल गया, क्षारीय पार्थिव धातु। ये सब कौन से धातु हैं, ये सब क्षारीय धातु हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग वाला मतलब जो लूप नीचे गिर रहा है, उस लूप के मध्य में उन्हें क्या मिल गया, वहां पर मिल गया उनको क्षारीय पार्थिव धातु, मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। उन्होंने क्या कहा कि ग्राफ में वह तत्व जो कि एक ही पोजीशन पर हैं, वो सब तत्व एक ही ग्रुप में होंगे। मतलब उनका कहने का मतलब कि चूंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम और सीज़ियम एक ही पोजीशन पर हैं ग्राफ में, तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग एक ही ग्रुप में होंगे, RBSCS। समझ में आया। और बाद में चल के देखा कि हाँ भाई बात तो सही है, एक ही ग्रुप में है। सिमिलरली ये जो हेलोजन है, ये लोग भी एक ही पोजीशन पे बिलोंग कर रहे हैं। देखो, तो ये लोग भी क्या होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे। बाद में चल के देखा गया कि हाँ भाई बात तो सही है, एक ही ग्रुप में है। सिमिलरली ये जो है अल्कालाइन अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय पार्थिव धातु, ये जो है Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी पाया गया क्या कि एक ही ग्रुप में ये लोग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो इनका नियम था लोथर मेयर का है तो वैलिड हो गया, सही हो गया।
लेकिन इनके नियम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे, मतलब बहुत सारी जटिलता भी थी कि ये तत्वों के एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए। अगर मुझे बताना हो कि भाई ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो मैं कैसे उसको बयान करूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो पहले लूप के क्लोरीन के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कार्बन जो है वो ऊपर चढ़ता हुआ लूप का ऊपर में, नीचे चढ़ता हुआ लूप का नीचे में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये वो जटिल सा चीज़ हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि तत्वों का, हर तत्व का, आज के डेट में तो करीबन 118 तत्व खोज हो चुके हैं, तो हर तत्व के परमाणुविक भार और परमाणुविक आयतन को याद रखना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमको ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो हमको तो उसका परमाणु भार तो याद रखना ही होगा, साथ में उसका परमाणुविक आयतन भी याद रखना होगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए अल्टीमेट यही सब चीज़ों के चलते इनका ये जो रूल था ये अल्टीमेट रिजेक्ट हो गया। और इसके बाद आए मेंडलीफ, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक बच्चों खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, और हाँ, कोरोना से भी सावधान रहना।